आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के चैनल कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर में। हम लोग जैसा कि मुख्य रूप से भूगोल के मानचित्र का जो क्लास कर रहे थे, इधर अम्फान तूफान के कारण मुख्य रूप से इंटरनेट सेवा थोड़ा सा बाधित हो रहा है और इसके कारण अभी आपका दूसरे मोड से हम सिलेबस को लगातार आगे बढ़ाने के लिए ये वीडियो को अभी इस मोड से बना रहे हैं। फिर हम लोग कल अगले दिन उसी समय जैसा कि चल रहा था आपका पूर्व समय से हम लोग फिर आगे की ओर अपना निर्धारित शेड्यूल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आपको बिना विलंब किए अब सीधा ले चलते हैं। इसमें मुख्य रूप से किसको पर्वत कहते, किसको पठार कहते, किसको मैदान कहते, इन सभी बातों को हम लोग को मुख्य रूप से सीखना था। और आज के क्लास में हम लोग को मुख्य रूप से जो टॉपिक चलना था, ये सभी को मालूम है, ये प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हम लोग को चलना है। तो आपको बता दें, प्रायद्वीपीय का मतलब ही होता है जो तीन ओर जल से घिरा हुआ हो, उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। ये तीन ओर आप जानते हो, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पे जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो, ये ऊंचा क्षेत्र है और इस ऊंचा क्षेत्र में कई पर्वत भी हैं, पठार भी हैं। इन सभी चीज को हम लोग देखते हैं, यहाँ तक कि अरावली तक का क्षेत्र। इसके बारे में कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय जो भी पठार हैं, पर्वत हैं, ये मुख्य रूप से गोंडवाना क्षेत्र के भाग हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे गोंडवाना क्या है। तो आप सभी लोग जैसा कि जानते हो, ये सब लोग जानते हो कि पहले पूरे पृथ्वी एक था, एक स्थल खंड था जिसको पेंजिया कहते थे। और पेंजिया में फिर हम लोग देखे कि इसके दो पार्ट हुए और इसी दो पार्ट में जो नीचे वाले पार्ट है, इसी का नाम गोंडवाना लैंड है। ऊपर वाला पार्ट अंगारा लैंड है। और भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार आप देख रहे हो, दक्षिण भारत का क्षेत्र देख रहे हो, ये कभी अफ्रीका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, ये सभी एक साथ जुड़े हुए थे और ये गोंडवाना क्षेत्र है। और गोंडवाना क्षेत्र के हिस्से में ही प्रायद्वीपीय पठार का मुख्य रूप से निर्माण हुआ है। हम लोग पहले तो एक चीज देखें, आपको बताएं कि ऊंचाई के अनुसार यदि समुद्र तल से 150 मीटर तक की ऊंचाई है तो इसको हम लोग मैदान के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि समुद्र तल से ऊंचाई 150 मीटर से 600 मीटर तक हो जाता है तो इसको हम लोग पठार के नाम से जानते हैं। ऐसे कई अपवाद में भी आप जानते हो, तिब्बत का पठार इससे ज्यादा ऊंचा है, संसार के छत के नाम से जाना जाता है। वो तो डिटेल फिजिकल के सेक्शन में देखेंगे। 600 मीटर से भी अगर ऊंचाई ज्यादा होता है तो इसको हम लोग पर्वत के नाम से जानते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग कई पर्वत पढ़ चुके थे। आज प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य रूप से सेक्शन हम लोग को क्लास में देखना है। तो अब आप तो ये समझ गए कि गोंडवाना क्षेत्र क्या होता है, प्रायद्वीपीय क्या होता है। और अब हम लोग इसके पूरे एनालिसिस को देखें। जब पर्वत की बात होगी तो एक भूगोलवेत्ता है कोबर, और कोबर ने पर्वतों के निर्माण के लिए भूसन्नति का सिद्धांत दिया। इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक हम लोग रीजन देखेंगे। जब दो प्लेट इस प्रकार से गतिशील होते हैं तो उसके कारण इसमें जो वलय होता है, तो इसको हम लोग मोड़दार पर्वत के नाम से जानते हैं। और इसमें मुख्य रूप से वलन देख रहे हैं, दोनों प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होता है। तो अगर प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो और तब इसके कारण कोई वलन उत्पन्न होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा मोड़दार पर्वत। लेकिन अगर कोई दो प्लेट हम लोग देखें इस तरह से गतिशील हो, इस तरह से गतिशील हो, तो ऐसा जब भी गतिशील होगा तो हम लोग को समझना है कि इसमें यह हिस्सा इधर हो जाएगा और यह हिस्सा इधर हो जाएगा। तो ये जो बीच वाले भाग जो देख रहे हो, इसको दोनों तरफ से ऊंचा दिखाई देगा। और इसी को हम लोग कहते हैं कि जब दोनों तरफ से ये ऊंचा क्षेत्र अगर दिखता है तो इसी को हम लोग ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। देखिए आगे सेक्शन आएगा कौन ब्लॉक माउंटेन है, कौन मोड़दार पर्वत है। और तीसरा मुख्य रूप से आपको आएगा ज्वालामुखी पर्वत। देखिए पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार में आपको पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत अगर गतिशील हो, मतलब एक इधर आ रहा है तो दूसरा इधर आ रहा है,
तो इससे मोड़दार पर्वत का निर्माण होगा। और मोड़दार पर्वत में भी हम देखेंगे, आपको सिखाएंगे कि मोड़दार पर्वत भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे और दोनों आपको समझना है। एक को कहेंगे नवीन मोड़दार, माने वैसा मोड़दार जो नया बना है, और दूसरा को कहेंगे अपशिष्ट मोड़दार। अपशिष्ट का मतलब है बहुत पुराना, घिसते पीटते अब कुछ उसका अवशेष बच गया है तो उसको अपशिष्ट मोड़दार कहते। और उसी में आपको क्वेश्चन आएगा कि हिमालय निर्मित है ज्वालामुखी द्वारा, हम लोग ब्लॉक पर्वत द्वारा, ये मुर्दार पर्वत द्वारा। तो आपको समझना है कि हिमालय एक मुर्दार पर्वत है और हिमालय नवीन मुर्दार पर्वत। नया जो भी बनेगा वो नवीन होगा। बाकी ब्लॉक फॉरेस्ट के भी कई एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। और ज्वालामुखी में भी, ज्वालामुखी दो तरह से निकलते हैं। एक को कहते हैं केंद्रीय उद्गार, केंद्रीय माने बीच से अगर लावा निकलेगा तब पर्वत बनेगा। और एक को हम लोग कहते हैं जिसका नाम है दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन, दरारी का मतलब है दरार से, और दरार से जब होगा तो ये फैलेगा, इससे पठार का निर्माण होता है। तो आपको पहले हमने बता दिया ये सारे थ्योरी कोबर का है, और कोबर थ्योरी कई बार आपको भूसन्नति के लिए कभी कभी पूछता है, तो इससे आप आंसर कर सकते हो। दूसरा नंबर, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दें, जब हम स्थलाकृति को बांटते हैं तो जो पर्वत पठार है, बोलिए उसको कैमा स्थलाकृति कहेंगे। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, तीन श्रेणी में हम स्थलाकृति को बांटे हैं। तो जल्दी जल्दी सोच के बताइए, पर्वत या पठार का जब हम अध्ययन करते हैं तो आप सोच के बताइए पर्वत या पठार किस तरह के स्थलाकृति में आएगा, प्रथम श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी की, तृतीय श्रेणी। बिल्कुल हम लोग देखें, सोचे, सही जवाब दें आप जल्दी से। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम श्रेणी में महासागर सागर शामिल होते हैं और द्वितीय श्रेणी में पर्वत पठार शामिल होते हैं। तो कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि पर्वत और पठार ये हमारे स्थलाकृति के किस श्रेणी के हिस्से हैं, तो द्वितीय श्रेणी सही आंसर आप करेंगे। अब हम लोग देखें पर्वत भी पठार भी तीन तरह का मोड़दार, हम लोग देखें ब्लॉक या भ्रंश पर्वत, और एक ज्वालामुखी से हम लोग देख लिए उद्गार से। ये तीनों बात आपका क्लियर होगी। अब यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से बात को आगे बढ़ाए तो प्रायद्वीपीय भारत, तो आप समझ गए कि प्रायद्वीप का मतलब जो तीन हिस्सा जल से घिरा हुआ है। और उसी में हम लोग मानचित्र के सेक्शन को भी देखे कि जो हमारा भारत का जो आप मानचित्र देखते हो, तो इस मानचित्र में आपको हमने अभी समझाया कि ये हिस्सा मुख्य रूप से गोंडवाना क्षेत्र से गया है और ये हिस्सा को ही प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा के अंतर्गत हम लोग मानते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये पूर्वी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, तो ये जल से कहाँ घिरा है? सही सोच रहे, ये मैदान ही था, लेकिन ये पहले नहीं थे। मुख्य पार्ट ये जो आप देख रहे हो पठार का, ये सबसे पहले था। और इनके बीच से जो नदियां गुजरती है, ये नदियों के द्वारा लाए गए गाद से मैदान का निर्माण हुआ है। ये बाद की क्रिया है, मैदान बाद में बने हैं। तो अब हम लोग मुख्य रूप से इस पार्ट को अब देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में जो पर्वत है, ये पर्वत तीन हैं, एक अरावली, एक विंध्य और एक सतपुड़ा। चूंकि जैसे ही हमने आपको बता दिया कि ये गोंडवाना क्षेत्र का समूह का है, वैसे ही आपको समझ लेना है कि जैसे ही गोंडवाना बोलेंगे तो आपको दिमाग में सेट करना है कि ये भारत के प्राचीनतम पर्वत में से एक है। अरावली विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत में से एक, विंध्य श्रेणी भी प्राचीनतम ही है। तो हम लोग अभी डिटेल अरावली का देखेंगे, डिटेल विंध्य का देखेंगे, डिटेल सतपुड़ा श्रेणी देखेंगे। और जब पठार आएगा तो मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बाघेलखंड का पठार, तेलंगाना का पठार, मैसूर का पठार, शिलोंग का पठार, सभी पठार हम लोग यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे। मुख्य रूप से इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उस पर आपका एक पैनी निगाह हम विकसित कर देंगे। बाकी जो भी बच्चे प्रीवियस पहले से वीडियो नहीं देख पा रहे, तो जो लोग मानचित्र के मैप का हमने जीरो लेवल से क्लास प्रारंभ किया है, और ये सभी जीरो लेवल का जो मानचित्र का क्लास है, ये आपको विद्या एजुकेशन ग्रुप
विद्या एजुकेशन ग्रुप, ये आप प्ले स्टोर से हमारा एक ऐप है जिसको डाउनलोड करेंगे और इसको डाउनलोड करने के बाद इसमें भूगोल के मानचित्र का क्लास, आपको जो बेसिक क्लास है ये निःशुल्क प्रोवाइड कराया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको कोई भी बच्चे इस ऐप में शुरू से सब देख सकते हैं। इसमें डाउनलोड फैसिलिटी भी है, आप डाउनलोड करके नेट नहीं भी है तब बाद में भी देख सकते हैं। कैसे देखें, अगर आपको टेक्निकल कोई सहायता की जरूरत हो तो हमारा जो टेलीग्राम है विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर, विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर हमारा टेलीग्राम है और इस टेलीग्राम पे आप खुद से ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उसमें मोबाइल के द्वारा साइन अप कीजिए और इसको सर्च कीजिए। लगभग 8 से 9 हज़ार के बीच में बच्चे इसमें शामिल हैं। अभी आप भी इसका एक हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पे लिंक दिया रहता है कि कौन वीडियो कैसे देखें, आप कैसे डाउनलोड करके देखें। उन सभी वीडियो को आप देख करके वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं और लगातार यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब इस कड़ी को हम आगे की ओर बढ़ाएं। सबसे महत्वपूर्ण हमारा अभी है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली कहाँ है, कितने तरह का क्वेश्चन बनेगा, ये सभी बात अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, हम लोग देखें गुजरात के हिस्से से ये शुरू होता है और गुजरात के हम लोग देखें ये पालनपुर से शुरू है। मुख्य भाग 80% इसका हिस्सा राजस्थान में और इसके बाद थोड़ा हरियाणा और दिल्ली तक। दिल्ली में मुख्य रूप से रायसीना हिल्स, ये दिल्ली का पार्ट है। यानी गुजरात से दिल्ली तक ये जो रायसीना हिल्स नाम देख रहे हैं, इसी पर भारत के राष्ट्रपति भवन है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का राष्ट्रपति भवन किस पर्वत पर स्थित है। अब उसमें कई बच्चे रायसीना हिल्स याद रखते हैं, कई बार रायसीना नहीं भी रह सकता है। आंसर अरावली होगा अगर रायसीना नहीं रहेगा तो। यानी आपको ध्यान रखना है कि भारत का राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर स्थित है और ये अरावली का सबसे अंतिम चोटी है उत्तर की ओर। मुख्य रूप से हम लोग देखें उत्तर दक्षिण में ही तिरछा में इसका विस्तार है। कुल 692 किलोमीटर अरावली की लंबाई है, जिसमें 80% हम लोग देखेंगे केवल राजस्थान में स्थित है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा कि बताओ अरावली की सबसे अधिक लंबाई कहां है, तो राजस्थान। अरावली का विस्तार किन किन राज्य में है, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ये हम लोग देख लिए। ये पूरा इसका पालनपुर गुजरात में स्टार्ट होता है और रायसीना हिल्स दिल्ली में एक खत्म हो जाता है। राष्ट्रपति भवन हमने बताया कि रायसीना हिल्स में ही स्थित है। अब यहां पे 2-3 इंपॉर्टेंट बात हम लोग सुने। दक्षिण की ओर इसकी चौड़ाई और ऊंचाई ज्यादा है। उत्तर में रायसीना हिल्स जाते जाते इसकी चौड़ाई भी कम होती है, ऊंचाई भी कम होती है और इसका सबसे ऊंचा चोटी यही राजस्थान में स्थित है और इसी चोटी को हम लोग गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। ये चोटी जो आप देख रहे हो इसका नाम है गुरु शिखर। इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, इस चोटी का नाम गुरु शिखर है और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव भी आपको आता है कि बताओ अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 है और गुरु शिखर यहीं पर माउंट आबू स्थित और माउंट आबू सिरोही जिले में पड़ता है और वहीं पर एक और ऊंचा चोटी बगल में है जिसका नाम है दिलवाड़ा और दिलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर और माउंट आबू के बगल में 2 ऊंचे ऊंचे चोटी है। एक चोटी का नाम हम लोग देखे गुरु शिखर है, दूसरे ऊंची चोटी का नाम हम लोग देखे दिलवाड़ा है और गुरु शिखर जो आप देख रहे हो 1722 मीटर, ये माउंट आबू के नजदीक है और दिलवाड़ा भी ऊंची चोटी है जो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे हुए। आपको पूछा जाएगा कि बताओ दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां स्थित है, तो आंसर माउंट आबू होगा। रिवर्स क्वेश्चन पूछेगा माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिलवाड़ा के उस ऊंचे चोटी पर जैन मंदिर है और इसीलिए यह जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्रश्न की बात करें तो अरावली के बारे में, जैसा कि अभी हमने समझाया, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम, वर्ल्ड का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, यानी ये बहुत प्राचीन है, इसीलिए इसको अपशिष्ट लगाए। नया रहेगा तो अपशिष्ट नहीं लगाएंगे। ये मोरदार पर्वत का ही एग्जाम्पल है, यानी अवशिष्ट में ही मोरदार आता है और अवशिष्ट में ही नवीन मोरदार आता है। तो अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, दे देगा इनमें सबसे प्राचीन है। और वहां देगा हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली। अरावली जैसी देखेंगे, आपको ध्यान रखना है, जब हम भूगोल डिटेल चलेंगे तो वहां प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ओडिविशियन सब फेज चलेंगे। उस फेज में आपको समझाएंगे कब कहां कौन बना, तो और इसका कंसेप्ट तगड़ा मिल जाएगा। लेकिन अभी आप पूरे का पूरे इस बेस को सही करेंगे तब आपके उधर का फेज बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ये प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण हो गया। भारत या विश्व का सबसे प्राचीन कभी भी पूछेगा तो अरावली सही आंसर होगा। तो अरावली से जो भी प्रश्न बन रहे थे इसमें हमने एक साथ कर दिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते हुए आप आराम से इसको वर्क कर लेंगे। मैं सभी का जैसे ही आपको दर्रा पढ़ा दूंगा तो उसी के साथ ही आपको पूरे का पूरे असाइनमेंट भी प्रोवाइड करेंगे, और वह असाइनमेंट आपको टेलीग्राम विद्या एजुकेशन बाई राहुल सर में प्रोवाइड होगा, जहां जो भी बच्चे हैं असाइनमेंट वहां से ले सकते हैं। जो बच्चे पेड कोर्स में एडमिशन लिए हैं उनका वीडियो के नीचे सिस्टमैटिक एक वीडियो, उसके नीचे असाइनमेंट, फिर उस दूसरा वीडियो, उसके नीचे असाइनमेंट, वो आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ध्यान दें, अब यहाँ पे अगले कड़ी को हम लोग सुनते हैं। तो अब यहां से मुख्य रूप से आते हैं विंध्य पर्वत, तब सतपुड़ा श्रेणी को हम लोग देखेंगे। यहां तक के फेज होने के बाद फिर पठार के भाग को देखेंगे। तो विंध्य पर्वत श्रेणी भूगोलवेत्ताओं में थोड़ी बहुत यहां विवाद आपको मिलेगा। कई जो भूगोलवेत्ता हैं विंध्य के अंतर्गत ही मैकाल तक को शामिल करते हैं, चूंकि विंध्य के बनावट मैकाल के बनावट ज्यादा मिलते हैं, जबकि कुछ मैकाल को स्वतंत्र मानते हैं और महादेव और सतपुड़ा को सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत मानते हैं। इसीलिए कई जगह आपको आंसर चेंज मिलते रहेगा। आप नेट में भी सर्च करोगे विंध्य की सबसे ऊंची चोटी तो अलग अलग आंसर आ सकते हैं। अब लेकिन हम लोग पूरे एक कंसेप्ट ले लेंगे जहां से आपका कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे और पूरी बात याद होते चले जाए। विंध्य पर्वत श्रेणी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, थोड़ा उत्तर प्रदेश, थोड़ा छत्तीसगढ़ और झारखंड, इतने दूर में इसका विस्तार है। यानी आप देखें कि जब हम कहें विंध्य पर्वत का विस्तार तो आप कहेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये थोड़ा सा यूपी का सबसे निचला हिस्सा हल्का टच करता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। ये कई बार क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग कौन करता है। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विंध्य पर्वत श्रेणी अलग करता है। यानी विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को अलग करता है। ये जो आप क्रम देख रहे हो, इधर गुजरात तरफ और थोड़ा सा मध्य प्रदेश तरफ, इसका नाम मध्य जो है विंध्य है। उसके बाद हम लोग एमपी में आए तो भंडारे नाम है, लास्ट जब करेंगे तो कैमूर नाम है, और झारखंड जब आएंगे तो पारसनाथ नाम है। हम लोग इसी में पूरा देखेंगे तो यहाँ छोटा नागपुर का पठार आएगा, उसमें भी पारसनाथ को हम लोग हिस्सा में शामिल देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, उसको सुने। पहला तो हम लोग इंपॉर्टेंट सुन लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन करता है, तो विंध्य पर्वत, ये सबको याद हो गया होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, विंध्य पर्वत भी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से एक है। आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे पहला जो बना वो अरावली था, दूसरा सबसे पहला जो बना वो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, और तीसरा जो है वो विंध्य पर्वत श्रेणी है। इसीलिए इन तीनों में अवशिष्ट, तीनों में मिलेगा, तीनों मोरदार अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। और कभी भी क्वेश्चन आ जाए कौन अवशिष्ट पर्वत है, कई बार अरावली चॉइस में नहीं रहेगा, तो आप पूर्वी घाट को मारना। पूर्वी घाट का निर्माण अरावली के जस्ट बाद के हिस्से में है, और अगर पूर्वी घाट भी नहीं है तो आप विंध्य पर्वत मारना। विंध्य श्रेणी भी तीसरा नंबर प्राचीनतम पर्वत में से एक है। तो हम लोग देखें विंध्य पर्वत का निर्माण
कैलिडोनियन काल में हुआ। एक कैलिडोनियन काल भी आपको चॉइस में काफी इंपॉर्टेंट फेज है। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन में और विंध्य का निर्माण कैलिडोनियन में, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। फिर से सुनेंगे, अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, तो आप कहोगे कि प्री कैम्ब्रियन में अरावली का निर्माण हुआ, कैलिडोनियन में विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ। और विंध्य की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी में अगर आप नेट में सर्च करोगे तो हो सकता है आपको अमरकंटक दे दे, लेकिन अमरकंटक मैकाल की ऊंची शिखर है, वो विंध्य की नहीं है। हाँ, अगर भूगोलवेत्ता इसी में मैकाल को भी शामिल कर लिया है तो सही, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है और सद्भावना शिखर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये विंध्य पर्वत श्रेणी से 3 क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछता है, तीनों रिवाइज कर दें, उम्मीद है सबको क्लियर। पहला, विंध्य पर्वत उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करता है। दूसरा, विंध्य पर्वत कैलिडोनियन काल में निर्मित हुआ। तीसरा, विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है। और एक और देख लीजिए तो विंध्य पर्वत एक मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। विंध्य पर्वत भी देखिए आपका फेज एकदम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जरा ध्यान दें, विंध्य पर्वत के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग चले आए, ये है सतपुड़ा, ये है महादेव, ये है मैकाल। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर से नर्मदा नदी हम लोग देखेंगे और नीचे से ताप्ती रिवर जाती है, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट अभी आएगा महादेव के बारे में, जिसको समझाएंगे। सतपुड़ा जो आप देख पा रहे हो, ये सतपुड़ा और महादेव को कई भूगोलवेत्ता सतपुड़ा श्रेणी के ही पर्वत श्रेणी मानते हैं, और इसीलिए सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत, इसका दोनों तट किनारा एक ब्लॉक या भ्रंश पर्वत है। आपको एक चीज और बता दें, जब हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो इस विंध्य से ऊपर जो ऊंचा क्षेत्र है इसका ढाल उत्तर की ओर है, लेकिन अगर हम इस साइड की बात करेंगे तो इसका ढाल पूरब के साइड में है। और इसी में हम लोग जरा ध्यान दें, जब नदी की बात आती है तो सभी नदियां आपको बताए थे दक्षिण में ये पश्चिम से पूरब जाती है, लेकिन जो ताप्ती और नर्मदा नदी आप देख रहे हो ये उल्टा चलती है। और कई बार क्वेश्चन पूछता है क्यों उल्टा चला, तो उल्टा का कारण अब आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये दोनों का किनारा भ्रंश घाटी है, और इस भ्रंश घाटी के बीच में जब वह प्रवाहित होती है तो रिवर्स बह जाती है। तो यहाँ पे एक भ्रंश घाटी हम लोग देखे, दोनों का तटीय किनारा जो सतपुड़ा महादेव है भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि महादेव, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ नर्मदा नदी, नीचे ताप्ती नदी किन 2 पर्वतों के बीच गुजरती है, तो आपने अभी देखा विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच गुजरती है। ये चीज भी आपका क्लियर हो गया। अब यहां पे हम लोग जरा देखें, महादेव के सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, और याद करना भी बहुत आसान है। जब हम कहें हर हर महादेव, हर हर महादेव, तो कहना कि समझ गए हर हर महादेव, महादेव जी को थोड़ा धूप चढ़ा के तब आरती उतारेंगे, तो धूप चढ़ा देना, कहना कि जब महादेव बोलेंगे धूप चढ़ा देंगे। तो महादेव का सबसे ऊंचा जो चोटी है इसी का नाम है धूपगढ़, और धूपगढ़ पूरे मध्य भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आपको एकदम दिमाग में आ गया, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी महादेव श्रेणी में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, और इसका नाम धूपगढ़ है। रिवर्स क्वेश्चन दे दे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, आप अनाई मोदी पढ़ चुके हैं, पूरे भारत की ऊंची चोटी, तो आप कंचनजंगा और केटू का नाम, ऐसे केटू सबसे ऊपर हो जाएगा, हिमालय का नाम बोलते तो कंचनजंगा होता। फिर आपको हमने समझाया कि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये धूपगढ़ हो जाएगा। और आप सभी को याद है उत्तर भारत में कई स्वास्थ्यवर्धक स्थान, जिसको हम हिल स्टेशन के नाम से जानते हैं,
ये शिमला, मनाली, कुल्लू, दार्जिलिंग सब आपको पढ़ा चुके थे, और दक्षिण भारत में भी ऊटी, तमिलनाडु में आपको बता चुके थे। मध्य भारत का स्वास्थ्यवर्धक स्थल कौन है, या मध्य भारत में आपसे पूछा जाएगा हिल स्टेशन कौन है, तो मध्य भारत का हिल स्टेशन पंचमढ़ी है, जो मध्य प्रदेश में है और इसी के नजदीक धूपगढ़ स्थित। तो पंचमढ़ी से भी कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मध्य भारत का हिल स्टेशन कौन है, तो आपको आंसर देना है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है जो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद का हम प्रश्न देखें, सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दिए, महादेव में ही नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है, उत्तर में नर्मदा है, नीचे में ताप्ती है, ये महादेव की विशेषता हो गई। और इसी के पूरब में मैकाल पर्वत श्रेणी है जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ तक मेन केंद्रित है, और मैकाल की ही सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, 1048 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अमरकंटक से ही हम लोग देखेंगे सोन नदी निकलता है, और उसी के बगल से हम लोग फिर देखेंगे नर्मदा का उद्गम स्थल आएगा, जो नदी में डिटेल आपको पढ़ाएंगे। तो आपको दिमाग में सेट करना है, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है 1048 मीटर, और फिर हम लोग देख लिए महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है 1350 मीटर। मध्य भारत का हिल स्टेशन कौन है, तो आप ये भी याद कर लिए, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित। तो ये पूरा का पूरा आप देखें, हम लोग पर्वत श्रेणी इधर कंप्लीट कर लिए। अब पठार थोड़ा सा हम लोग 10 मिनट और सुन लेंगे तो पठार का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका मुख्य रूप से आएगा दर्रा, और दर्रा उम्मीद है कि जो लोग पूरे ध्यान देंगे हमारे साथ, दर्रा तक सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा और पर्वत सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा। कल के क्लास किसी से बच्चे से मिस ना हो। कल यूट्यूब पर 1:20 से हम लोग लाइव होंगे, लाइव के बाद वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, इसलिए लाइव में बने रहेंगे। नेट की समस्या अगर रहेगी तो हम इसी प्रकार से इसमें हम कोशिश करेंगे पहले लाइव रहने का ही, आपातकाल में हम लोग फिर इस तरह से सिलेबस को लेकिन आगे बढ़ाते चलेंगे और आगे भी इसमें हम लोग बढ़ते चलेंगे। अब हम लोग एक बार पूरे पठार को हम लोग देख लें। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरे दक्षिण भारत का, ये दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है, और लगभग त्रिभुज के आकार इसका देख पा रहे हैं। और दक्कन का पठार भारत का सबसे विशालतम पठार है। कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है, तो दक्कन का पठार। लेकिन इस दक्कन के पठार में भी अब कोई पठार है, कई नदियां निकली है, तो ये कई भागों में खंडित हो जाता है, और खंडित होने से भी एक ही पठार में कई पठार शामिल हो जाते हैं। और उन पठारों का अध्ययन अभी हम लोग करेंगे। तो उसमें हम लोग देखें, दक्कन के पठार का निर्माण कभी कभी पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है कि दक्कन के पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ। क्रिटेशियस काल में ये दरारी उद्भेदन है, ज्वालामुखी के लावा द्वारा निर्मित है, और यही पठार पूरे क्रिटेशियस काल में दरार द्वारा लगातार लावा निकलने से इतने दूर तक जो क्षेत्र देख रहे हो पठार का विस्तार होगी। यही लावा कालांतर में इसका आकार बदलते बदलते एक काली मिट्टी के रूप में विकसित होगी। तो जब मिट्टी पढ़ाएंगे सॉइल, फिर वही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। मिट्टी में फिर वही क्वेश्चन आएगा, कौन सी मिट्टी ज्वालामुखी द्वारा बनी है, तो आंसर एक काली मिट्टी होगा। और हम लोग यहां पर देख लिए पूरे भारत का सबसे अगर विशालतम पठार की बात की जाए तो यही दक्कन का पठार, ये पूरे भारत का सबसे विशालतम पठार है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और ये आग्नेय चट्टान है, और ये ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से बना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इस पठार को हम लोग क्षेत्रीय स्तर पे अगर चले तो कई भागों में हम लोग बांटते हैं। क्षेत्रीय का मतलब अगर राज्य वाइज हम चले तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये महाराष्ट्र के पठार के नाम से है, नीचे कर्नाटक के पठार के नाम से है, ये तेलंगाना के पठार के नाम से है, इधर दंडकारण्य पठार के नाम से है। यानी दक्कन पठार में दंडकारण्य तो शामिल नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, ये सब मिला के दक्कन का पठार ही कहलाता है। यानी दक्कन पठार का ही एक टाइप्स होगी। और इसमें मुख्य जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग तेजी से सुन लें, सबका क्लियर हो जाएगा। कर्नाटक के पठार मुख्य रूप से इसी में
जब हम खनिज पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि यहीं पर एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि समझ गए, कर्नाटक के पठार में स्थित है और यह लौह अयस्क के लिए सबसे फेमस है। यानी बाबा बुदन की पहाड़ी एक कर्नाटक के पठार में स्थित है और लौह अयस्क के लिए फेमस है। ये बात आपको दिमाग में एकदम सेट चाहिए। फिर इधर हम लोग चलें तो तेलंगाना के पठार में नीचे कई समतल क्षेत्र हैं और उस समतल क्षेत्र में कई इंपॉर्टेंट शहर है और इसीलिए पूछा जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद किस पठार में स्थित है, तो आंसर तेलंगाना का पठार हो जाएगा। तेलंगाना के पठार में हैदराबाद और सिकंदराबाद मुख्य रूप से स्थित है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग चले, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा शामिल होता है। इस पठार का नाम होता है दंडकारण्य का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सुना जाए। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में कौन पठार है। पठार की बात कर रहे हैं, पहाड़ नहीं, मैकाल नहीं मारना, वो पर्वत है। तो छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार है और इसी में बैला डीला की पहाड़ी स्थित है जो खनिज अयस्क के लिए यह भी काफी फेमस। और दंडकारण्य भी बहुत पुराना आर्कियन युग के पुराने चट्टान से बना हुआ है दंडकारण्य। तो दंडकारण्य से 3 क्वेश्चन आते हैं। पुराना चट्टान आर्कियन युग का, अभी हमने बताया कि ये जो दक्कन देख रहे हो इसका युग अलग है, इसीलिए दंडकारण्य को अलग कर दी। एक क्रेटेशियस काल का है जबकि दंडकारण्य आर्कियन फेज का है। अब कई बच्चे आर्कियन, क्रेटेशियस ये सब नहीं समझ रहे हैं, तो एक क्लास इसका डिटेल जो चलेगा उसमें एकदम बेस आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए बैला डीला की पहाड़ी इसमें है, ये भी खनिज के लिए फेमस है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज फिर से सुन लें। अभी हम लोग जो सुने एक बार लास्ट तेजी में यहाँ तक ध्यान दे दें तो आपको यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एक बार तेजी से हम लोग सुन लेंगे इस चीज को। हम लोग देखें कि भारत का सबसे विशाल अगर पठार की बात होगी तो दक्कन का पठार है। फिर हम लोग देखें दक्कन पठार में ये क्षेत्र वाइज अलग इसको हम बांटें तो इसमें हम लोग देखें कि ये महाराष्ट्र का पठार है। फिर देखें एक कर्नाटक का पठार है जिसमें बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है और वह लौह अयस्क के लिए काफी फेमस है। फिर हम लोग देखें कि यह आकार इसका त्रिभुजाकार है, यह आग्नेय चट्टान से बना है और भारत के 8 राज्यों में विस्तृत है। इसके बाद हम लोग देखें इसी में ये तेलंगाना का पठार स्थित है जिसमें हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर स्थित है। हम लोग देखें दंडकारण्य का पठार एक आर्कियन युग का बना हुआ पठार है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में विस्तृत है और यह भी काफी खनिज के लिए बढ़िया है। अब मुख्य रूप से हम लोग चले 3 एक साथ है, हिस्ट्री में भी इसका काफी काम आते हैं और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा इसको याद कर पाओगे। एक बुंदेलखंड, बाघेलखंड, मालवा, ये सब हिस्ट्री में भी कई बार आते हैं और कई बच्चे बुंदेलखंड बोलते हैं तो नहीं समझते, बाघेलखंड नहीं समझते, मालवा नहीं समझते। तो आपको ध्यान रखना है विंध्य पर्वत के ऊपर त्रिभुज के आकार का ये मालवा का पठार मुख्य रूप से विस्तृत है। इसी के उत्तर में अगर बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी है और यहां से आपको ध्यान रखना है इसका सबसे ज्यादा भाग मध्य प्रदेश में ही है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट मालवा का पठार लावा निर्मित पठार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्कन का पठार और मालवा का पठार ये 2 लावा निर्मित पठार है, ये काफी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग जब चलेंगे बुंदेलखंड में तो यह एमपी और यूपी के दोनों हिस्से में विस्तृत है। यहीं से हम लोग जब पढ़ेंगे तो चंबल रिवर निकालेंगे और चंबल नदी ये बुंदेलखंड और ये मालवा के पठार में बड़े बड़े अंदर में छेद बनाए हैं जिसको बीहड़ कहते हैं। यहां का बीहड़ बड़ा फेमस है। बीहड़ का मतलब पहाड़ों के अंदर में गुफा जैसा निर्माण, और चंबल नदी उसी के लिए खास फेमस है। इसी मालवा के पूरब साइड में आएंगे तो पूरब साइड में जो देख रहे हैं इसी का नाम बाघेलखंड का पठार है। मध्य प्रदेश, थोड़ा यूपी और छत्तीसगढ़ में बाघेलखंड का पठार मुख्य रूप से केंद्रित। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां से प्रश्न आते हैं ये है छोटा नागपुर का पठार।
इसी पठार का विस्तार माना जाता है ये शिलोंग का पठार गारो खासी जयंतिया। और छोटा नागपुर का पठार जो आप देख रहे हो झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, हल्का बिहार क्षेत्र में भी विस्तृत है। पिछले क्लास में बिहार स्पेशल में हमने बताया था, बीपीएससी में कई बार प्रश्न पूछा भी गया, निम्नलिखित में कौन बिहार में स्थित नहीं है, और उसमें दे दिया उसको राजगीर का पहाड़, फिर उसको दे दिया बराबर का पहाड़, फिर दिया छोटा नागपुर का पहाड़, फिर एक और पहाड़ कैमूर का पहाड़, और फिर दे दिया इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। कई बच्चे आ गए कि छोटा नागपुर का पठार तो बिहार में है नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है गया वगैरह के कुछ हिस्से में इसका भी गांठ जड़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर का पठार, इसे भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं, रूर प्रदेश कहते हैं, सबसे अधिक खनिज मिलने के कारण। कई बच्चे के मन में प्रश्न आता है कि सर ये रूर क्या होता है। सही प्रश्न है, हम पूरे प्रयास करते हैं आपके अंदर प्रश्न एकदम सबका उत्तर आपको मिले, आपका हक है। जर्मन में आप एक जब पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी तो एक नदी पढ़ेंगे राइन नदी। जर्मन में एक रिवर देखेंगे, उस रिवर का नाम है राइन, और राइन की ही एक सहायक नदी है जिस सहायक नदी का नाम है रूर। ये बात जर्मन की मैं कर रहा हूं। और जर्मन में जो रूर नदी का क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा खनिजों से भरा हुआ है। यहां पे कोयला काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है, और उसी से कंपैरिजन किया गया जर्मन के रूर क्षेत्र से, तो कहा गया कि भारत में छोटा नागपुर का पठार एकदम वो सही बैठता है, इसीलिए छोटा नागपुर को भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। उम्मीद है रूर क्षेत्र भी आप लोग समझ पाए होंगे। जब नदी पढ़ाएंगे तो यहां पे आपको फिर दामोदर नदी निकालेंगे, इससे फिर कई भागों में इस छोटा नागपुर के पठार को डिवाइड करेंगे। इसी में हजारीबाग का पहाड़, कोडरमा का पहाड़, रांची का पहाड़ सब इसका हिस्सा हो जाएगा। इवन यहां तक कि जो पारसनाथ पढ़े थे वो भी छोटा नागपुर पहाड़ का हिस्सा है, और छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी भी पारसनाथ। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, छोटा नागपुर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तो पारसनाथ होगा। और इसी से जुड़ा हुआ गारो खासी जयंतिया है जिसको शिलोंग का पठार कहते हैं। ये हिमालय का पार्ट गारो खासी जयंतिया नहीं है, छोटा नागपुर पठार का पार्ट है गारो खासी जयंतिया। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि गारो का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, नोक्रेक। नोक्रेक गारो की सबसे ऊंची चोटी है। खासी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, लुम शिलोंग। और इसी के नीचे शिलोंग मेघालय की राजधानी स्थित है, और यहीं पे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला चेरापूंजी मासिन राम, जो आप मासिन राम का नाम सुने हो, चेरापूंजी का नाम सुने हो, वर्ल्ड में सबसे अधिक वर्षा भारत में ही होती है। और ये मासिन राम इसी खासी जो पर्वत है वो गारो खासी जयंतियां मिला के ही इसको मेघालय का पठार कहते हैं। ये शिलोंग का पठार है और उसी के पास स्थित है, यही वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा होती। तो ये आप एक पूरे पठार का सिस्टम आपने सुन लिया। अब इसका जो नोट्स हम देंगे एक बार आप पढ़ लोगे, पूरे का पूरे क्लियर हो जाएगा। नोट्स के लिए भी आपको हम समझा दें कैसे मिले। जो हमारा विद्या एजुकेशन ऐप है, विद्या एजुकेशन ग्रुप, कई लोग ई विद्या लोड कर लेते हैं, ई मत करना, केवल विद्या एजुकेशन ग्रुप ऐप लोड करना। उसी में जहां ज्योग्राफी का फ्री वीडियो है, हर वीडियो के नीचे आपका असाइनमेंट वहीं लगा दिया जाएगा। ध्यान दें, हर वीडियो के नीचे वहीं असाइनमेंट आपको लगा देंगे, और उस असाइनमेंट से जब आप पढ़ लेंगे तो इधर का क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। वहीं फिर एक टेस्ट सीरीज भी लगवा देंगे, वहां से आप टेस्ट दे देंगे। टेक्निकल किसी प्रकार की सहायता की आपको जरूरत है तो 7002423865 इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे नंबर पे भी व्हाट्सएप पे अगर कोई बात है तो आप व्हाट्सएप 8294422949 इस पे आप रात में 8 से 9 हम अक्सर बात भी कर लेते हैं, फ्री रहते हैं तो बात भी हो जाएगी। और नहीं तो छोटी मोटी कोई बात है, कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हैं, आप व्हाट्सएप से यहाँ भेज सकते हैं।
टेलीग्राम नहीं मिल रहा है, कैसे जुड़े, लिंक नहीं है, तो आप इसी नंबर पर केवल हाई लिख के व्हाट्सएप भेजिए, ऑटोमेटिक आपको लिंक चला जाता है, आप वहां से भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और सभी लोग कल आप एकदम यूट्यूब पे लाइव क्लास करिए। 1:20 से हम लोग का कल जो क्लास होगा वो मुख्य रूप से दर्रा पर क्लास होगा, और कल वाकई मजा आने वाला है, मजा आएगा, लगेगा कि हाँ बिल्कुल मजा आया, बहुत बढ़िया से पढ़े। आज का क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना अच्छा लाइक से और पूरे शेयर से इसको नवाजते हैं, बहुत धन्यवाद सभी को।